बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले कि मैं ख़बरों की तरफ जाऊँ, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर शायद वो डील की कोशिश कर रहे हैं या उनकी कोशिश है कि किसी तरह उनको कोई डील मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पहले कई मरतबा आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान के पास अगर डील की कोई ऑफ़र गई भी है तो उन्होंने ठुकरा दी है, और इस वक्त तो बिल्कुल वो वक्त ही नहीं है। अगर इमरान खान साहब डील कर रहे होते तो एक हफ्ते के अंदर उनके ऊपर 3 मुकदमात, उनके फैसले ना आ रहे होते। डील कर रहे होते तो बल्ले का निशान ना छिन जाता। डील कर रहे होते तो कागजात नामजदगी ना छीने जाते। डील कर रहे होते तो इस किस्म के मुकदमात भोंडे अंदाज में उन पर ना बने हुए होते। तो इमरान खान साहब किसी किस्म की डील के मूड में नहीं है, और इसकी गवाही अब उन 2 सहाफ़ियों ने भी दी है जिसको PMLN या उनके हलकों के लोग जो है वो समझते हैं कि वो उनके काफ़ी करीबी हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीबी वो रहे हैं। ख़ास तौर पे एक तो उनमें से अब भी बहुत करीब हैं। नजम सेठी ने ये बात की है कि इमरान खान साहब को जो है वो कोशिश की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी और हर जानिब से कि इमरान खान साहब कोई डील कर ले, कोई मामला जो है वो सुलह सफाई की तरफ जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो मकबूलियत या पब्लिक के ऊपर उनका इन्हिसार है, और वो किसी किस्म की डील या सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हामिद बीर ने इस बात की गवाही दी कि जो लोग इमरान खान साहब के पास गए डील की ऑफ़र लेकर, इमरान खान साहब ने उनको डांट पिलाई है, और इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि मेरी डेड बॉडी जाएगी जेल से बाहर, मैं डील नहीं करूंगा किसी भी किस्म की, और मैं आइन की बात करूंगा, कानून की बात करूंगा। तो मेरी इंफॉर्मेशन भी यही है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब को जितनी मरतबा डील ऑफर की गई, उन्होंने एक ही बात की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं पाकिस्तान में। और अब वो ये बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं उनके मुताबिक नताइज अनाउंस किए जाएं, और ये जो हुकूमत फॉर्म 47 के मुताबिक बनाई गई है, इसको किसी सूरत में तस्लीम नहीं करूंगा। इन इलेक्शंस का ऑडिट करवाया जाए, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है वो तहरीक इंसाफ को वापस दिया जाए। बहरहाल ये तो है डील वाले मामलात के अंदर। अब आ जाए साइफर पर। साइफर पर मैंने पिछले वीलॉग में आपको कुछ चीज़ें बताई थी। अब उन सारी चीज़ों की तस्दीक मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, यानी जो मैं आपको पिछले वीलॉग में बता गया जो चीज़ें, उनके बारे में अब राय क्या आ रही है। सबसे पहले राय हम ले लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा बैरिस्टर गौहर, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू अब सब चीज़ों से पीछे हट रहा है, और रावलपिंडी में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त वही है बैरिस्टर गौहर। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। 20 घंटे हो चुके मगर असद मजीद की तरफ से कोई बयान नहीं आया। असद मजीद का माजी में बयान था कि मेरी डोनाल्ड लू से मीटिंग हुई थी, लेकिन कल डोनाल्ड लू ने अपने बयान में असद मजीद से मुलाकात का जिक्र भी नहीं किया। डोनाल्ड लू अब सब चीज़ों से पीछे हट रहा है, इसलिए हम दोबारा से साइफर के मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। अमेरिका ने फ्री एंड फेयर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई। और उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर का तो हमने कभी लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, इन इलेक्शंस के बारे में। ये डोनाल्ड लू ने वहाँ पे कहा था, और उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं यहाँ दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, और बहुत सारी और चीज़ें भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर असर हो सकता है अगर पाकिस्तान में इलेक्शन के मामले में इंसाफ नहीं होता तो। बहरहाल ये तो था एक बयान, आपको मैंने बता दिया बैरिस्टर गौहर का। एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर वकला रहनुमा है, उन्होंने क्या कहा। एतजाज़ अहसन साहब वही बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू को झूठा साबित करने के लिए इतना सबूत काफ़ी है कि मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल नेशनल सिक्योरिटी कौंसल ने 2 बार इस बात की तस्दीक की कि साइफर था, मुदाखलत थी, और इसी वजह से अमेरिका को डिमार्च भी किया गया। अब आ जाए वापस, यही मैं आपसे बात कर रहा था कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और फिर शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कौंसल बैठी, और उन्होंने बैठने के बाद बाकायदा इस बात का फैसला किया मुतफ़िक़ा तौर पे कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है, साइफर के अंदर जो ज़बान है वो गलत इस्तेमाल हुई है, और ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। तो उसके बाद फिर दोनों ने अपनी अपनी जगह पे डिमार्च किया था, अमेरिका से एहतजाज किया था। तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि डोनाल्ड लू झूठा है और मेरे लोग झूठे नहीं हो सकते। अब एक ही तरफ झूठ हो सकता है ना, या तो ये एहतजाज करने वाले लोग सारे झूठ बोल रहे हैं या वो डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर ये है बतौर पाकिस्तानी कि हम कहें कि डोनाल्ड लू जो है वो झूठ बोल रहा है। हमाद अदर ने एक स्टेटमेंट दिया, और बड़ा समझ आने वाला स्टेटमेंट है। हमाद अदर ने कहा कि डोनाल्ड लू कहता है कोई मुरासला नहीं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि इंटरसेप्ट जरीदे में लीक होने वाला मुरासला हकीकत पर मबनी है, यानी इससे पहले जो एक मुरासला
लीक हो गया था। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने अपने मुंह से कहा था कि वो जो जरीदे के अंदर मुरासला लीक हुआ है वो हकीकत पर मबनी है। पाकिस्तान की हुकूमत पहले मुरासले के वजूद को ही रद्द करती रही, यानी अमेरिका मान रहा है कि ये ठीक है और पाकिस्तान उसको रद्द करता रहा है। फिर इमरान खान पर उसी मुरासले को लीक करने के मामले पर मुकदमा बना दिया। ये घबराहट की अलामत है, यानी ये जितने भी तजादात हैं ये सारे घबराहट की अलामत है। ये हमाद अजहर का स्टेटमेंट है। बाबर अवान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और यह नुकता हमने उठाया था लास्ट वीलॉग में। उन्होंने कहा कि साइफर मामले पर डोनाल्ड लू सच्चा है तो इमरान खान पर मुकदमा झूठा है। मैं यही कह रहा था ना आपको कि अगर डोनाल्ड लू सच बोल रहा है तो इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए, और अगर डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है तो फिर आप इमरान खान पे मुकदमा तो चला सकते हैं, लेकिन फैसला अदालत में जाके होगा, क्योंकि जो पहले ट्रायल हो चुका है वो गलतियों से और इबाहमात से और उजलत से भरा हुआ ट्रायल है। तो बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू के कांग्रेस कमेटी में साइफर से मुताल्लिक बयान पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि डोनाल्ड लू ने इमरान खान को साइफर केस से बरी करने वाला बयान दिया है। वो कहता है कि साइफर है ही कोई नहीं, तो केस फौरी वापस लेना चाहिए अगर साइफर है ही नहीं। अब या तो जो हुकूमत और गुलाम और लौंडियां जो उछल उछल के कह रहे हैं कि जनाब साइफर का तो वजूद ही नहीं है, साइफर तो है ही नहीं, डोनाल्ड लू जो है उसने सारा पोल खोल दिया है, तो जब साइफर है ही नहीं तो इमरान खान जेल में क्यों है फिर, या इमरान खान के ऊपर फिर किस चीज का केस बनाया हुआ आपने? अगर कोई राज था ही नहीं तो इमरान खान साहब ने कौन सा राज अफशा कर दिया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के गिर्द अब सारा केस घूमेगा। तो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये दोनों तरफ से फंस गए हैं। अब आ जाए एक और खबर, ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ी अहम हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तैयार की है। यानी ये एक सियासी हिकमत अमली आप देखेंगे तो आपको हैरत हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो गवर्नर की जानिब से कहा गया कि सूबाई असम्बली का इजलास बुला लिया जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा जी अभी हम नहीं बुला रहे। उन्होंने इजलास बुलाने से इनकार कर दिया और फैसला किया, उन्होंने मुशावरत की सूबाई हुकूमत ने, और उसमें कहा गया कि गवर्नर का सूबाई असम्बली का इजलास बुलाना मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। अब हुआ यह है कि कुछ जो मखसूस नशिस्तें हैं 24 की तादाद में, उनकी जो मखसूस MPAs खातून हैं या कोई अकलियत के हैं, उन्होंने हलफ उठाना है। वो हलफ तो तब उठाएंगे जब असम्बली का इजलास होगा, और असम्बली का इजलास तब होगा जब स्पीकर उसको कॉल करेगा और वो सारे इकट्ठे होकर बैठेंगे। तो ये एक बड़ी मज़ेदार किस्म की सिचुएशन बन गई है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये 24 नशिस्तें मिल जाती हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुखालिफिन को, तो वो 2 सेनेटर्स अपने बनाने की काबिल हो जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन अगर ये नशिस्तें नहीं होती तो फिर कम तादाद के अंदर इलेक्शन होगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मैक्सिमम सेनेटर्स ले जा सकती है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने क्या हिकमत अमली बनाई है खैबर पख्तूनख्वा में, यानी एक बड़ा लंबा छक्का है जो ग्राउंड से बाहर गया है, अगर इसके ऊपर इसी तरह अमल दरामद होता है तो। देखिए अब हिकमत अमली है क्या, जरा इसको आप सुन लें। ये बहुत सारे TV चैनल्स ने इसको रिपोर्ट भी किया है, लेकिन मैं आपके सामने रखता हूं जरा आसान करके। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किया यह है कि जैसे ही इजलास अगर बुला भी लिया गया जबरदस्ती, तो कोरम की निशानदेही कर देंगे फौरी तौर पे। कोरम की निशानदेही करने से इजलास चल ही नहीं सकेगा। भाई इजलास चलेगा तो ये लोग हलफ उठाएंगे, जब ये लोग हलफ ही नहीं उठाएंगे तो ये मेंबर ही नहीं बनेंगे 24 लोग, और जब ये लोग मेंबर ही नहीं बनेंगे तो ये लोग सेनेटर के लिए वोट ही नहीं डाल सकेंगे। जब ये वोट ही नहीं डालेंगे तो फिर इमरान खान साहब के मुखालिफ जो सेनेटर्स खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनके जीतने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। ये 24 लोग जो हैं ये हलफ नहीं उठा सकेंगे। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 91 लोग हैं और अपोजिशन के 27 अराकीन हैं। अपोजिशन के 27 अराकीन अगर सारे भी आकर बैठ जाएं तो हुकूमत का एक बंदा वहां जाकर खड़ा होकर कह दे जी कोरम की निशानदेही कर दे, देखें जी कोरम पूरा नहीं है, तो स्पीकर जो है वो इजलास जो है वो मुलतवी कर देगा। फिर दोबारा इजलास होगा, जब दोबारा फिर अपोजिशन सारी की सारी भी आकर बैठेगी तो हुकूमती बंदा एक अकेला खड़ा होकर कह देगा जी कोरम की निशानदेही कर देता हूं मैं, और कोरम जो है वो एक मखसूस नंबर में अगर लोग ना हो तो फिर कोरम पूरा ना होने की सूरत में हलफ नहीं उठा सकेंगे। मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो उम्मीदवारान हैं ये 24 लोग हलफ नहीं उठा सकेंगे। सेनेट की जनरल नशिस्त पर 17 अरकान असम्बली एक सेनेटर बना सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और जबकि टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्त के लिए 72 से कम होकर 59 हो जाएगा। यानी पहले 72 है तो ये 59 हो जाएगा। इस तरह अब जो अपोजिशन है वहां की, या आप ये समझ लें कि PDM की सारी जमातें मिलकर अगर अपना सेनेटर बनाना चाहें और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी इसी हिकमत अमली के साथ चले
तो तहरीक इंसाफ अपने सेनेटर की तादाद बढ़ा सकती है और 5 जनरल नशिस्तों के ऊपर वो आसानी से अपने सेनेटर जीत सकते हैं। और अगर पहली और दूसरी तरजीह पर सही तरह वोट दें और अच्छी हिकमत अमली के साथ चलें तो 6ठी सीट भी जीत सकते हैं। इसके अलावा जो खातून वाली सीट है वो भी जीत सकते हैं। खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 नशिस्तें आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान वहां से जीत सकते हैं। तो ये है जनाब सिचुएशन। खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने बुरी तरह बांध लिया है। इस हिकमत अमली के तहत अगर अपोजिशन चाहे कि कोई सीट जीतनी है, यानी पीडीएम की जमातें चाहें तो 1 सीट उनको मिलने का इम्कान है, और अगर अपोजिशन तकसीम का शिकार हो जाती है तो फिर 1 सीट भी उनके हाथ से निकल जाएगी। तो ये है सियासी हिकमत अमली जो उठाई गई है खैबर पख्तूनख्वा में, और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सियासी छिक्का है और आइन के मुताबिक भी है। तो आइन के बीच में रहते हुए किस तरीके से सेनेट की अपनी नशिस्तें पूरी करनी है, ये तो वहां पे किया जा सकता है। एक बड़ा सरप्राइज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने जा रही है, बल्कि अब आपके सामने ही आ गया है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ मुतनाज़ बयानात और उसके बाद उनकी एग्रेशन, उनके बयानात, ये बहुत ज़्यादा खबरों का हिस्सा बन रहे हैं। देखिए, मैं 1-2 चीज़ें आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर रवायती सियासतदान नहीं है, एक अलग किस्म का सियासतदान है। अलग किस्म के रिएक्शंस भी होंगे, अलग तरह से ये चलेगा भी। इमरान खान साहब का बहुत काबिल एतबार आदमी है, इमरान खान साहब बहुत भरोसा करते हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब को बहुत सारी चीज़ों को पीछे रख के एक वफादारी का एलिमेंट, एक मजबूती का एलिमेंट, एक करैक्टर का एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था उस शख्स के अंदर, ऐसी चीज़ें चाहिए थी उस शख्स के अंदर जो खड़ा हो जाए और इमरान खान साहब का साथ ना छोड़े और कीमत अदा करने के लिए भी तैयार रहे। तो अली अमीन गंडापुर के बयानात भी उसी नौयत के आ रहे हैं। एक तो उन्होंने रिश्वत के हवाले से एक बयान दिया कि अगर कोई बंदा रिश्वत मांगता है तो फिर उसका सर फाड़ दो ईंट मार के। कोई पूछे तो कहना मैंने इसको जहन्नुम की आग से बचाया है, और मेरा नाम लेना कि मैंने ये कहा है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अगर लोग वाकई उठा के ईंट सर में मार देंगे तो फिर तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। तो अली अमीन गंडापुर के ये बयान का मकसद क्या है? एक्चुअली वो ब्यूरोक्रेसी को और सारी इंतज़ामिया को ये बता देना चाहते हैं कि मेरे यहाँ पे करप्शन की गुंजाइश निश्ता, मैं करप्शन नहीं करने दूंगा, पैसा नहीं खाने दूंगा, 2 नंबरी नहीं करने दूंगा। आपको लोगों के काम करने पड़ेंगे और बगैर पैसों के करने पड़ेंगे। लेकिन इस मामले में तनकीद भी हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब, अगर लोगों ने ईंटें मारनी है तो फिर आपकी हुकूमत ने क्या करना है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अपना मौक़िफ़ तो उन्होंने दे दिया कि हम ये वादे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जब बयान आएगा तो उसके ऊपर तनकीद तो होगी। जब बयान अपनी आम रूटीन से हटकर होगा तो फिर आम रूटीन से हटकर उसके ऊपर तनकीद भी होगी। अब अगली चीज़ जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, वफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ये मुकदमात के हवाले से उन्होंने कहा है, और वो ये कहते हैं कि 99% मुकदमात जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर बनाए गए हैं वो झूठे और गलत मुकदमात हैं। मरियम नवाज मैंडेट चोरी करके वज़ीर आला बनी है, इनकी हुकूमत जाली हुकूमत है, ना उनके पास अवाम की ताकत है ना अवाम का वोट है, वो अपनी हद के अंदर रहें। और फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं यहाँ पे मुकदमा दर्ज करवा लूँगा और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवा के जरदारी के, मरियम नवाज के, नवाज शरीफ के, इन सारों के मैं पुलिस को भिजवा दूंगा उनको गिरफ्तार करवाने के लिए। तो ये सूबों के मामलात में सूबों को लड़वाने का काम ना करें, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दिया है। और एक और काम जो उन्होंने बड़ा दबंग किया, उन्होंने साबिक 7 वज़राए आला का जो प्रोटोकॉल है और जो अमला उनको मिला हुआ था वो वापस ले लिया है। यानी ता हयात जो वज़ीर आला पहले रह जाता है, सारी उम्र के लिए उसको ड्राइवर मिल जाता है, सिक्योरिटी मिल जाती है, गनमैन्स मिल जाते हैं, प्रोटोकॉल मिल जाते हैं, तो वो सारे प्रोटोकॉल वापस ले लिए हैं। और एक ड्राइवर होता है, 8 गनमैन होते हैं, ग्रेड 17 का एक PSB होता है जो वज़ीर आला के पास ता हयात तैनात रहता है। अब इस फैसले के बाद जो है वो 60 ड्राइवर वापस आएंगे, 56 गनमैन वापस आएंगे और 7 अफसरान जो हैं वो भी 17वें ग्रेड के वापस आ जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास। और जो तमाम मुराआत हैं साबिक वज़राए आला के पास वो भी वापस ले ली जाएंगी। गंडापुर ने इसका ऐलान किया था 8 मार्च को और इसके ऊपर अमल दरामद भी कर दिया है। फरतुल्लाह बाबर साहब जो जरदारी साहब के बहुत करीबी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने बिजलियां गिरा दी हैं वफाकी हुकूमत के ऊपर और पोल खोल दिया है अपनी ही हुकूमत का। वो क्या कह रहे हैं, जरा ये स्टेटमेंट आप सुने, बड़ी मजेदार स्टेटमेंट है, आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। जो भी डेमोक्रेट होगा या जमहूरियत पसंद होगा या जो पाकिस्तान के अंदर अवाम की हुक्मरानी पर यकीन रखेगा, नजरियाती होगा, वो बहुत देर तक इस सिस्टम के साथ चिपका हुआ नहीं रह पाएगा।
ये लोग बगावत करेंगे और बाहर निकलेंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। जैसा कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और ह्यूमन राइट्स सेल के सदर फरदुल्ला बाबर ने जो एक्स है या जिसको हम ट्विटर कहते हैं उसकी बहाली और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का मुतालबा करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी से मगलूब एस्टेब्लिशमेंट ऐसे फैसले कर रही है जो एहतसाब से बालातर हैं। उन्होंने कहा कि 1 माह तक मुसलसल तरदीद के बाद वजारत दाखिला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के मशवरे पर ट्विटर को ब्लॉक किया गया था। उनका कहना है कि यह हुकूमत करने का एक ख़तरनाक तरीका है जिसमें सिक्योरिटी से मगलूब एस्टेब्लिशमेंट ऐसे फैसले ले रही है जो एहतसाब से बालातर हैं और जिनमें मईशत, तालीम और जमहूरी हुकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। उन्होंने काफ़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अब पहले ये कहते हैं कि हमने ये नहीं किया, बाद में कहते हैं कि ये हमने किया है। फिर उन्होंने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट था रावलपिंडी का, उसने जिस वक्त ये स्टेटमेंट दिया कि वो धांधली का हिस्सा रहा तो उस वक्त ट्विटर को जो है वो बंद कर दिया गया। अब तक उसके बारे में कोई तफ्तीश नहीं हुई, ना ही उसके खिलाफ कोई मुकदमा बना है। तो ये सारा कुछ उन्होंने गैर जमहूरी करार दिया है और अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि इस बंदिश के मुतालिक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और अताउल्लाह तारड़ को ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला तो हुकूमत ने इस बंदिश की तहकीकात क्यों नहीं की हैं। अब मामला यह है कि आहिस्ता आहिस्ता ये तनकीद सामने आना शुरू हो गई है और कई और लोग भी बोल रहे हैं, यहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन एक और आवाज़ उठी है, वो सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील की है और वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान 25 रमज़ान से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। अभी पंजाब असम्बली में सिर्फ इमरान खान की फ़ोटो पहुंची है और असम्बली खाली हो गई थी। यानी जो रिपोर्ट हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, एक्चुअली मैंने खबर तो नहीं देखी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट हो रहा था वो शायद ये हो रहा था कि इमरान खान साहब की फ़ोटो वहाँ पे आई तो हुकूमत गुस्से में बाहर चली गई। यानी क्या हुकूमत बाइकआउट कर सकती है इजलास का? वो तो नहीं कर सकती, ऐसा होता नहीं है वैसे नॉर्मली, लेकिन ये दावा किया गया कि हुकूमत बाहर चली गई। अब बात यह है कि फ़ोटो का इतना खौफ है, अगर इमरान खान बाहर आ गया तो क्या होगा, इस बात का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर इमरान खान वाकई में रिहा हो गए ईद से पहले, तो ईद के बाद वो जब अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अनाउंस करेंगे तो फिर आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत सारे बयानिए जो हैं वो दबरदूस हो जाएंगे और सिर्फ एक ही बयानिया चलेगा जो इमरान खान साहब चलाएंगे। और ये हम सब जानते हैं। कोई अपने आप को धोखे में रखना चाहे तो रखे, इमरान खान साहब को अंदर रखने के अलावा इस वक्त निज़ाम के पास कोई चारा नहीं है, लेकिन उनको ज़्यादा देर तक अंदर रखना भी मुमकिन नहीं है। तो ये कड़वी गोली आपको कभी ना कभी तो निगलनी पड़ेगी। आज छोड़ें, 4 दिन बाद छोड़ें, 6 माह बाद छोड़ें, इमरान खान साहब को बाहर आना है। लेकिन जिस वक्त वो बाहर आएंगे उनके पास कितनी बड़ी अवामी ताकत होगी इसका शायद इस वक्त इस मुल्क में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और चीज़ें आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन एक अफसोसनाक खबर यह है कि परवेज़ इलाही साहब की बाथरूम में गिरने की वजह से जेल में 4 पसलियाँ टूट गई हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। ये एक बहुत बुजुर्ग सियासतदान है, उनके साथ जो रवैया रखा जा रहा है सिर्फ इमरान खान साहब के साथ वफादारी निभाने पर, वो इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब ये रहेगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने जो कुछ भी उनके ख़ानदान ने माजी में किया, वो सारे दाग इस तकलीफ़ में एक एक करके धोना शुरू कर दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।